नमस्कार। दिव्यांग न्यूज स्पेशल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा अंग्रेजी के एक समाचार पत्र में छपी सर्वे रिपोर्ट के बारे में। और ये सर्वे रिपोर्ट वीआई से संबंधित है, ब्रेल लिपि से संबंधित है और इसमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं। इस पर मैं बात करना चाहूँगा। इसके अतिरिक्त एक और समाचार पत्र जो कि हिंदी का है, प्रभात नाम से चलता है और ज़्यादातर ये समाचार पत्र झारखंड, बिहार और उसके आसपास के राज्यों की खबरों को कवर करता है। इस पर भी बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले अंग्रेजी के समाचार पत्र डेक्कन हेरल्ड की बात करूँगा। उसमें एक सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। अभी लुई ब्रेल जयंती 2025 मनाई गई थी। साथ ही विश्व ब्रेल साक्षरता दिवस भी मनाया गया और इसको लेकर बहुत सारे कार्यक्रम विभिन्न संस्थाओं की तरफ से किए जाते हैं। ब्रेल के उद्भव और विकास से लेकर वर्तमान में जो इसकी ज़रूरत है, स्थिति है, उस पर भी बात की जाती है। पूरी दुनिया में जो ब्लाइंड की संख्या है उसके बारे में मैं बात करूं तो अभी संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से एक जो न्यूज़पेपर चलता है इंग्लिश का, उसमें भी यूरोपीय ब्लाइंड संघ के एक कार्यकारी निदेशक जिनका नाम लार्स बॉशेल है और उनका इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है और उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में 2.2 बिलियन लोग किसी न किसी रूप में ब्लाइंड है, या आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, और उसमें से 1 बिलियन लोगों की दृष्टि वापस आ सकती है अगर उस पर गौर किया जाए, ध्यान दिया जाए तो। ये उनकी तरफ से कहा गया है। इसके अलावा उन्होंने एक्सेसिबिलिटी को लेकर भी बहुत सारी बातें की है। लेकिन डेक्कन हेरल्ड के जो खबर प्रकाशित हुई है, रिपोर्ट प्रकाशित हुई है इस समाचार पत्र में, उसमें बताया गया है कि दुनिया के जितने ब्लाइंड हैं उसके 20% ब्लाइंड भारत में निवास करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है किसी भी देश के। अगर जनसंख्या, यहाँ तक कि जो चीन है वो भी अब पीछे है ब्लाइंड के मामले में। विश्व का हर तीसरा ब्लाइंड भारत में निवास करता है। और इसी समाचार पत्र में जो ब्रेल लिपि की स्थिति है उसको लेकर भी बात की है, एक्सेसिबिलिटी को लेकर भी बात की है। एक्सेसिबिलिटी का सभी को मालूम है कि ये एक बड़ा मुद्दा रहा है और हर साल रिपोर्ट आती रही, कई समाचार पत्रों में इसकी बात की जाती रही। सरकार की तरफ से ज़्यादातर कागजों में काम होता रहा है एक्सेसिबिलिटी को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी फोकस इस मामले पर रहा और हमारे जो पूर्व न्यायाधीश हैं डीवाई साहब, वो जब पद पर थे, मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने सेवानिवृत्ति से 1-2 दिन पहले एक अहम फैसला सुनाया। उसके विषय में मैं बात कर चुका हूँ, वो भी एक्सेसिबिलिटी को लेकर था। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज के तारीख में अगर किसी चीज़ की है तो वह है एक्सेसिबिलिटी। आप बैंक देख लो, रेलवे, एजुकेशन या अदर जो भी डिपार्टमेंट है, उसमें एक्सेसिबिलिटी है ही नहीं, बहुत अधिक। और जिन लोगों को एक्सेसिबिलिटी मिलती भी है कार्य करने के लिए, कोई भी
चाहे लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो या अन्य उपकरण, उसे एक्सेसिबल करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, ये वही लोग जानते हैं जो इसके लिए प्रयास करते हैं। मुझे बैंक में एक लड़की है, उन्होंने भी बताया कि एक्सेसिबिलिटी के लिए 1 साल उनको लग गया था, क्योंकि बिना एक्सेसिबिलिटी के कार्य नहीं कर सकता। हालांकि सवाल तो वीआई को लेकर हमेशा खड़े होते रहे हैं कि कार्य करने में सक्षम नहीं है, कार्य करना नहीं चाहते, बहुत सारी बातें बनाई जाती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उसकी तरफ ध्यान सरकार का भी नहीं है, बाकी लोगों का भी नहीं है। यानी एक्सेसिबिलिटी के मामले में सिस्टम पूरी तरह से फेल है। एक और संस्था है इंटरनेशनल, उसने भी अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश की है। उसमें बताया कि स्टडी को लेकर जो भी मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है वो 90% एक्सेसिबल नहीं होता है। पढ़ाई संबंधित जो भी सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, चाहे वो बुक हो या आधार उपकरण, वो एक्सेसिबल होता ही नहीं है। आज ऑनलाइन का दौर चल रहा है, बहुत सारे कार्य ऑनलाइन हो रहे हैं, स्टडी भी ऑनलाइन हो रही है, लेकिन वो भी एक्सेसिबल नहीं है। अगर किताबों की बात करें तो ब्रेल पुस्तक महंगे भी हैं और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी नहीं है। यानी टीचर्स की भी बात करें तो केंद्रीय विद्यालयों में ब्रेल पुस्तक उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट वो किताबें उपलब्ध नहीं कराती हैं। निजी खर्चे पर ही किताबें खरीदते हैं लोग, और उसके बाद में ये इतनी महंगी पड़ती हैं कि जब भी सरकार चेंज होती है तो कोर्स बदल देती है, फिर नए सिरे से फिर किताबें छपवाई जाती हैं, खरीदी जाती हैं। हालांकि कहने को तो किताबों पर जीएसटी नहीं है, लेकिन किताबों की जो छपाई होती है, पेपर लगता है, उन सब पर जीएसटी लागू है। और जीएसटी वाला मुद्दा तो सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, वहाँ पर अभी भी पेंडिंग में है कि इसको जीएसटी से बाहर रखा जाए, ताकि ब्लाइंड के लिए पढ़ाई करने में कठिनाई नहीं हो। क्योंकि ज़्यादातर संस्थाएं डोनेशन पर चलती हैं, और जब उन सब पर जीएसटी लगाया जाएगा, सब महंगा हो जाएगा, तो फिर बहुत मुश्किल हो, और ऐसा हो भी रहा है, देखने को भी मिल रहा है। आज ब्रेल साक्षरता की बात करें तो केवल जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसके अनुसार 1% ही ब्रेल साक्षरता दर है भारत में। जबकि ब्लाइंड कितने हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार 15 करोड़ ब्लाइंड हैं, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से। जो आंशिक रूप से हैं, जो किताब पढ़ने में सक्षम है, प्रिंटेड किताब पढ़ने में सक्षम है, लेकिन वो बारीक अक्षर वाली किताब नहीं पढ़ सकते, उनके लिए भी जो है बड़े अक्षरों में किताब उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। बाकी ब्रेल साक्षरता दर की बात करें तो वो 1% है अभी तक, जबकि दुनिया के 20% ब्लाइंड भारत में निवास कर रहे हैं। हर तीसरा ब्लाइंड दुनिया का भारत में है, ये उस रिपोर्ट में कहा गया। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रेल साक्षरता की स्थिति भारत में कैसी है। और पूरी दुनिया का भी उस रिपोर्ट में बताया गया कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसने सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद में रिपोर्ट प्रकाशित हुई, और रिपोर्ट में बताया गया कि जो पढ़ाई के लिए मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है वो 90% एक्सेसिबल नहीं होता है, चाहे ऑफलाइन की बात करें या ऑनलाइन की।
आप पीडीएफ देखें या फिर कोई एप्लीकेशन देखें तो वो एक्सेसिबल होती नहीं है। एक कर्नाटक के मंत्री हैं लक्ष्मी बालाकर, ऐसा कुछ नाम है, और उनके पास महिला बाल विकास मंत्रालय है। उन्होंने भी इस बात को माना कि बेंगलोर में टोटल 47 बिल्डिंग्स हैं, उनमें से केवल 18 बिल्डिंग को एक्सेसिबल किया गया है। अब बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो एक्सेसिबल होती हैं लेकिन वो कागजों में ही होती हैं। एक्सेसिबल का मतलब ये नहीं है कि उसमें केवल रैंप बनवा दिया तो वो एक्सेसिबल हो गई। केवल उसमें हर कैटेगरी के दिव्यांग का ध्यान रखना होता है। ब्लाइंड की आवश्यकताएं अलग है, लोकोमोटर की आवश्यकताएं अलग है, और हियरिंग वाले जिनको हियरिंग समस्या है उनकी आवश्यकता अलग है। तो हर दिव्यांग की अलग अलग समस्या है, उनको ध्यान में रखते हुए ही एक्सेसिबिलिटी उपलब्ध होनी चाहिए। चाहे यातायात की बात करें, बिल्डिंग्स की बात करें, एजुकेशन सिस्टम की बात करें, तो सबकी स्थिति खराब है, बहुत अच्छी नहीं है। और अब जो जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय इस नवंबर में, अब उसका 3 महीने का समय है। 3 महीने बाद में क्या होता है, गवर्नमेंट उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना गंभीरता से लेती है, तो वो देखने वाली बात है। इसके अतिरिक्त एक समाचार पत्र की भी मैं बात कर लेता हूं जो कि हिंदी का है। हालांकि हिंदी के जो समाचार पत्र हैं वो दिव्यांगों को लेकर, ब्लाइंड को लेकर बहुत ही उदासीन है। उनमें बहुत अच्छा मैं नहीं मानता हूं कि लिखा जाता है। ये बात मैं पहले भी कहता रहा हूं कि हम लोगों की जो है हम लोगों में रोचकता ढूंढते हैं वो, बाकी हमारी जो आवश्यकता है, जो प्रॉब्लम्स है, उन पर ये हिंदी समाचार पत्र कम से कम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और ज़्यादातर समाचार पत्रों की यही स्थिति होती जा रही है। अगर कुछ अच्छा लिख रहे हैं, दिव्यांगों की समस्याओं को उठा रहे हैं या समस्याओं पर लिख रहे हैं, तो वो अंग्रेजी समाचार पत्र हैं वर्तमान में। हालांकि अंग्रेजी समाचार पत्रों की बहुत ज़्यादा आलोचना भी होती है, लेकिन मेरे ख्याल से जो मैंने अनुभव किया है, जो मैं पढ़ता हूँ, उसमें यही देखा गया है कि हिंदी समाचार पत्रों, जैसे उदाहरण के लिए प्रभात समाचार पत्र, उसमें एक खबर छापी गई है कि नेत्रहीन बताता है सटीक समय, ऐसा कुछ था उसकी न्यूज हेडलाइन। और उसमें आगे लिखा कि ये व्यक्ति 40 साल से भिक्षावृत्ति कर रहा है, और उसमें एंड तक केवल एक ही बात लिखी गई थी कि वो सही समय बता देता है। कोई भी उससे समय पूछता है तो अपनी घड़ी भी उसके बताए हुए समय के अनुसार मिला लेता है। लेकिन 40 साल से वो भिक्षावृत्ति क्यों कर रहा है, ऐसा उसको क्यों करना पड़ रहा है, उस पर एक लाइन नहीं लिखी। और ये केवल प्रभात समाचार पत्र की बात नहीं है, दूसरे जो बड़े समाचार पत्र हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर चलते हैं, उनकी भी स्थिति ऐसी है, खासकर हिंदी समाचार पत्रों की। मैंने पहले भी कहा था कि जब ये दिव्यांग शब्द हम लोगों पर लागू किया गया था, कि हम दिव्यांग कहा गया था विकलांग की जगह, तो उसके बाद कई समाचार पत्रों में तो जब कोई कुत्ता घायल हो गया तो उसको भी दिव्यांग कहा गया था। ये मैंने स्वयं ने पढ़ा। ऐसे ही एक और समाचार पत्र में एक हेडलाइन छपी थी पशु को लेकर। एक पशु जो कि घायल हो गया था और उसके बाद में उसका पशु चिकित्सालय में इलाज किया गया था। तो उसमें लिखा था दिव्यांग पशु के लगाई गई
नकली टांग। तो ये स्थिति है हिंदी समाचार पत्रों की। और बहुत सारे समाचार पत्र हैं, हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जो ठीक ठाक लिखते हैं, लेकिन ज्यादातर हिंदी समाचार पत्रों की यही स्थिति है। जो मूल समस्या है हम लोगों की, उस पर उनका ध्यान नहीं होता है, उसमें वो रोचकता ढूंढते हैं। सब कुछ छाप देंगे, लेकिन मूल समस्या पर या सिस्टम की जो नाकामी है उस पर वो बात नहीं करेंगे। और कुछ जो निष्पक्ष रूप से लिखते भी हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार तो ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ जो माना जाता है, हालांकि संविधान में इसका कहीं चौथे स्तंभ के रूप में उल्लेख नहीं है, लेकिन आज़ादी के बाद में एक धड़ा जो वामपंथियों का उसका कब्जा रहा है पत्रकारिता पर, और आज भी है। तो उन्होंने चौथा स्तंभ अपने आप को मान लिया है। बाकी चौथे स्तंभ की स्थिति क्या है वो सभी को मालूम है। निष्पक्ष रूप से जो पत्रकारिता कर रहे हैं लोग, उनके साथ क्या होता है, ये अभी छत्तीसगढ़ के जो नक्सली क्षेत्र बस्तर जिला है, बीजापुर है, उसमें युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई है। बहुत ही निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई। एक ठेकेदार, उसके सहयोगी और उसके भाई के द्वारा। हालांकि उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन वो युवा पत्रकार जिसने एक बड़े घोटाले का, सड़क के मामले में जो नकली सामान मटेरियल लगाया, उसका खुलासा किया था, और उसकी कीमत उसको अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। और पहली बार इस तरह की हत्या नहीं हुई है, इससे पहले भी दशकों से ये चला आ रहा है। चाहे 1983 में लाला जगत नारायण की हत्या का मामला हो खालिस्तानियों द्वारा, उसके बाद में राम रहीम के कुकर्मों का जो खुलासा किया था रामचंद्र छत्रपति ने, उसकी हत्या का मामला हो, तो निष्पक्ष रूप से जो पत्रकारिता कर रहे हैं तो उनका खामियाजा उन्हें उठाना भी पड़ रहा है। बाकी हम लोगों के लिए ये समाचार पत्र, मैं तो मानता हूं कि हिंदी के जो समाचार पत्र हैं, जो बड़े समाचार पत्र हैं, वो बहुत उदासीन हैं। वो केवल अपने माल को बेचने के लिए रोचकता ज्यादा ढूंढते हैं, मूल समस्याओं पे वो बात नहीं करते। कुछ ऐसे भी समाचार पत्र हैं जो छोटे हैं, जो क्षेत्रीय हैं, या फिर बहुत ज्यादा उनके पाठक नहीं है, उनमें जरूर प्रमुखता से हमारी खबरों को छापा जाता है, या फिर सरकार के द्वारा या जो संस्था हैं, जांच एजेंसी हैं, उनके द्वारा छापे डाले गए, उन्होंने हमारी खबरों को प्रमुखता से उठाया। लेकिन उठाया तभी जब उन पर छापे पड़ने लगे, तब उन्होंने न्यूज क्लिक की मैंने कई खबरों को पढ़ा, बहुत विस्तार से उन्होंने हमारी समस्याओं को लिखा। लेकिन उससे पहले उसने भी नहीं लिखा। या तो इन पर छापा पड़ता है तब ये लिखते हैं, या फिर वो समाचार पत्र लिखते हैं, हमारी खबरों को प्रकाशित करते हैं, जिनके बहुत ज्यादा पाठक नहीं है। और जो बड़े नेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं, नेशनल लेवल पर जिनका प्रभाव है, चलते हैं, उनमें इस तरह की खबरें छपती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी। दिव्यांग न्यूज स्पेशल यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का आभार। हम निरंतर लाते रहेंगे दृष्टिबाधित एवं अन्य दिव्यांग संबंधित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें, न्यायालय समाचार, एआई तकनीकी, खेलकूद, मोटिवेशनल स्टोरी, दृष्टिबाधित शख्सियत, इंटरव्यू, योजनाएं, दिव्यांग संबंधित अधिकार कानून, आंदोलन, राजनीति, अपराध, शिक्षा, रोजगार संबंधित महत्वपूर्ण खबरें। पसंदीदा जानकारी के लिए चैनल की प्लेलिस्ट को भी सर्च कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।